इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब ये दोनों हो सकते हैं। मान ले, एक मिनट, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर मान ले आपको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो रिस्क ले लेना चाहिए। हेलो बच्चों, आज हम मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंक्लूड करके उस पर जेईई एडवांस 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे। अगले वीडियो में मैं 2022 के क्वेश्चंस भी लूंगा जो मैग्नेटिज्म के ऊपर पूछे गए थे। कारण मैग्नेटिज्म पे ऊपर अक्सर आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेईई एडवांस के एग्जाम में। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। देखिए, जेईई एडवांस के 2023 के दो क्वेश्चंस जो मैग्नेटिज्म पे बेस्ड थे। ये पहला क्वेश्चन है, A rectangular conducting loop of length 4 cm and width 2 cm is in xy plane. There is a rectangular conducting loop having length 4 cm, width 2 cm. It is in xy plane as shown in the figure. It is being moved away from a thin and long conducting wire along the direction this with a constant speed v. This loop is being moved in a particular direction with a constant speed v, and the direction is indicated by this vector, right? The wire is carrying a steady current 10 ampere in x direction. This is a long wire and it is carrying a constant current of 10 ampere in positive x direction. A current of 10 microampere flows through the loop when it is at a distance of 4 centimeter from the wire. When this distance is 4 centimeter, at that instant the current flowing in this loop is 10 microampere. If the resistance of the loop is 0.1 ohm, then value of V is. What is the speed of this loop? This loop is moving in the direction of this unit vector. You can see that magnitude of this vector is basically 1. So it is a unit vector. So in this particular direction, the velocity of loop is directed, and we have to get its magnitude actually, so that when this distance is 4 centimeter, the EMF induced in the loop is such that current is 10 microampere. So it's a very easy question, I guess. And आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है और हाल फिलहाल में ये टॉपिक पढ़ा है, तो ट्राई कर सकते हैं। किस चैप्टर का है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो जरूर ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। आइए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली चीज ये जो यूनिट वेक्टर गिवन है, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इट इज √3/2 आई कैप को उन्होंने एक्स कैप लिखा है, एंड 1/2 वाई कैप, 1/2 जे कैप. So this vector is somewhat like this. This length is √3/2 and this length is 1/2. So this angle is actually known to you. Tan of theta is half divided by √3/2. So tan theta is actually 1/√3 and therefore theta is 30 degree. So what the question is saying is the velocity of this particular loop is making an angle of 30 degree with x-axis. इस सिंपल सी बात को उन्होंने इस तरीके से कहा है कि एक स्टेप ये बढ़ जाता है. अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते थे कि वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन, पर ऐसा नहीं कहकर उन्होंने कहा कि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग दिस यूनिट वेक्टर. तो आपको वेक्टर अलजेब्रा की जानकारी होनी चाहिए, ये भी एक तरह से चेक कर लिया. ठीक है. So velocity makes an angle of 30 degree with x-axis. Now you can resolve this velocity into two components, of course. Velocity का एक component vy है और एक component vx है. अब vx और vy दोनों के प्रभाव को हम अलग अलग स्टडी करते हैं. ये जो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से इस स्पेस में हर जगह एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने अभी नया नया टॉपिक पढ़ा है, इसलिए मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ. इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड लाइन है वो इसके अराउंड सर्कल्स होती हैं, और फील्ड का प्रॉपर डायरेक्शन जानने के लिए, सर्कल का सेंस जानने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में इस करंट कैरिंग वायर को होल्ड करना चाहिए, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में.
ये घूमती हुई फिंगर सर्कल के डायरेक्शन को बता रही हैं। तो नेचुरली इस वायर के ऊपर यहाँ किसी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है। अगर करंट ऐसा है तो इस करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर किसी पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट्स पे तुम्हारी तरफ है, आउटवर्ड है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वायर के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट नहीं है। पर गौर ये करना है कि अगर मैं वायर से सर्टेन डिस्टेंस पे रहकर वायर के पैरेलल ऐसे चल रहा हूं तो फिर ना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ये करंट कैरिंग वायर सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर इस लाइन के ऊपर चल रहा हूँ पैरेलल टू वायर, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। लेकिन मैं यहाँ की बजाय यहाँ आ जाऊँ, यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द वायर। ठीक, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में लेट अस से ये जो हमारा लूप दिया गया है, फॉर ए मोमेंट लेट अस अज्यूम कि इट इज ओनली हैविंग दिस वेलोसिटी vx, फॉरगेट अबाउट vy की वजह से क्या होगा अलग से देखेंगे, सिर्फ vx के बारे में सोचते हैं कि अगर हमारे लूप के पास ये वेलोसिटी होती तो क्या होता। आप में से जिन लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ठीक ठीक समझा है वो समझ गए कि इस वेलोसिटी की वजह से इस लूप में कोई ईएमएफ तो नहीं होगा, इस लूप में कोई ईएमएफ नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इस लूप से रिलेटेड जो भी फ्लक्स है, अगर ये लूप थोड़ा और आगे चला जाए, यहाँ पे आ जाए, इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपीट, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 मिनट मान लें बी नॉट है, तो जब ये लूप ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है तो यहाँ पे भी बी नॉट ही है। इफ यू आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड हैज नॉट चेंज्ड। यहाँ पे अगर फील्ड B1 है इस जगह पे, तो सेम हाइट पे यहाँ पे फील्ड, सेम हाइट पे, हाइट मतलब वायर से हाइट, सेम हाइट पे यहाँ पे भी फील्ड B1 ही है। सो इफ दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इससे सर्टेन फिक्स डिस्टेंस पे आप जब मूव कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। तो इस स्ट्रिप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ है, इस स्ट्रिप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ है। तो नेचुरली इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स इस पोजीशन में है, जब ये लूप आगे बढ़ गया तो भी फ्लक्स की वैल्यू वही है। सो नेट फ्लक्स में कोई चेंज हो नहीं रहा है, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो इस पूरे लूप में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस वेलोसिटी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है, इसकी वजह से इस लूप में कोई भी ईएमएफ नहीं आने वाला है। अब आते हैं वेलोसिटी के वाई कॉम्पोनेंट पे। वेलोसिटी के वाई कॉम्पोनेंट की वजह से इस लूप में कोई ईएमएफ होगा क्या? आंसर है हाँ, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर ये लूप थोड़ी देर में यहाँ चला गया, ऐसे सोचें ऊपर चला गया ये वी से चलता हुआ, तो नेचुरली फ्लक्स चेंज हो गया, क्योंकि इन इलाकों में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, यहाँ वीक है। जैसे जैसे इस वायर, सोर्स वायर से दूर जा रहे हो, फील्ड कमज़ोर होती जा रही है, फ्लक्स कम होता जा रहा है, तो नेचुरली इस मोशन की वजह से इस लूप में ईएमएफ होगा बियॉन्ड डाउट। तो Vx को आप जस्ट भूल जाइए, सिर्फ Vy को दिमाग में रखिए। Vy की वजह से ही यहाँ पे ईएमएफ होगा। और ईएमएफ को लिखने के लिए आप फिर से फैराडेज लॉ को यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस को x मान लीजिए और x के टर्म्स में फ्लक्स लिखिए, d∅dt कीजिए, ईएमएफ मिल जाएगा। पर उससे ज़्यादा आसान तरीका है मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट में आप शायद जल्दी से ईएमएफ को लिख दोगे, हालांकि कोई बहुत जल्दी नहीं लिख पाओगे, पहला वाला तरीका भी लगभग उतना ही आसान है इस केस में, बट ठीक है। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि बच्चों को सोचना समझना ज़्यादा आसान पड़ता है, आइए उसी से सोचते हैं। मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से सोचने के लिए आप पहले सोचिए कि इस वायर AB, कंडक्टिंग वायर AB में कितना ईएमएफ होगा। जस्ट थिंक अबाउट AB, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ये एक करंट कैरिंग फिक्स्ड वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। AB हमारा कुछ लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्ट्रेट वायर है जो इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जैसा हमने समझा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ
दिस वायर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग कंडक्टर है और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ की पोलैरिटी होती है, ईएमएफ का जो साइन है, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, बी आई ए, उसको जानने का सिंपल तरीका है V क्रॉस बी। वेलोसिटी जिधर है कंडक्टर की V क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है ना ना ना, बी बाहर की तरफ है, V क्रॉस बी, ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, V क्रॉस बी, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव होगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस AB सेगमेंट में एक ऐसा EMF इंड्यूस हो जाएगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, all three are mutually perpendicular. Length, velocity, magnetic field, all three are mutually perpendicular. ऐसे केस में जो EMF इंड्यूस होता है वो BLV होता है। ऐसा फॉर्मूला आप सभी बच्चों ने डेफिनेटली पढ़ा है। तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है इस सेगमेंट AB में, उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैं इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस डिस्टेंस D पर यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूं। ये डिस्टेंस D है, क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस वायर के ऊपर हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं लिख रहा हूं। ये सोर्स वायर है, सोर्स करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एम सो सॉरी, इट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई बाई 4 पाई। इट इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सो म्यू नॉट बाई 2 पाई this strong current I divided by this distance D, mu naught I by 2 pi D. This is magnetic field because of this long wire at this location. और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये 2 सेंटीमीटर लंबाई का वायर ऐसा मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स ओन लेंथ। सो द EMF इंड्यूस्ड इज B, लेंथ की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर, एंड V I do not know, Vy. That means I am just thinking of y component of velocity, right? ये सब डेटा हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। फिर आते हैं इस वायर BC के ऊपर। देखिए इस वायर BC में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ के पैरेलल वेलोसिटी है। इसकी लेंथ के पैरेलल वेलोसिटी होने से कोई EMF इंड्यूस नहीं होता है। BLV, ये जो 3 वेक्टर हैं, इन तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल हो गया तो EMF इंड्यूस नहीं होता है। सिमिलरली AD में भी कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो हमारी चिंता सिर्फ DC की होनी चाहिए। DC की सिचुएशन बिल्कुल AB के जैसी है, कोई फर्क तो है नहीं। इसमें भी एक EMF इंड्यूस होगा, पर EMF का मैग्नीट्यूड अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे B की वैल्यू अलग है। यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस होने से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है जरा देखिएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, ये वाला डिस्टेंस। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम तो देखेंगे कि ये भी D 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, D इज 4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर D लिखा है तो इस पूरे लेंथ को मैं 2D लिख सकता हूं। यहाँ पे 2D लिख दे रहा हूं। इस स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से यहाँ से 2D डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिखा मैंने म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, R की जगह 2D। और उस वायर की लेंथ, DC की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, उसकी स्पीड भी वही है जो कि AB की है। तो दोनों AB और CD जो 2 आर्म हैं, दोनों में EMF में अंतर किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों ही EMF का जो सेंस है, डायरेक्शन है, वो ऐसा होगा कि राइट साइड इज पॉजिटिव, C इज पॉजिटिव, B इज पॉजिटिव। अब जब मुझे इस लूप में EMF लिखना है, पूरे लूप के EMF की बात हो रही है, तो लूप के EMF को लिखने में दोनों का डिफरेंस लेना होगा। जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, तो E1 वोल्ट का गेन हुआ पोटेंशियल में, और यहां जाने में E2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। यहां से मैं चलता हूं तो E1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा, और यहां से आगे बढ़ा तो E2 वोल्ट पोटेंशियल घट गया, प्लस से माइनस गया मैं। तो नेट EMF जो लूप में है, इट इज E1 माइनस E2। स्टूडेंट्स, आई रिपीट कि हम इसको फैराडेज लॉ से भी लिख सकते हैं, वो आप खुद जरूर ट्राई कीजिएगा। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ फ्लक्स लिखना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और d∅dt करेंगे तो आपको EMF मिल जाएगा। तो E1 माइनस E2 इज द नेट EMF इन द लूप, और E1 और E2 में सिर्फ यहाँ पे फर्क है, ये 2D है और ये D है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। तो इनका डिफरेंस लेंगे, ये x है, ये x/2 है,
तो x by 2 ही आएगा. Therefore mu naught I by 2 pi into 2d into 2 centimeter into Vy, यही हमारा EMF होगा, राइट. इसमें डेटा अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आप सभी जानते भी हैं 10⁻⁻⁷ SI यूनिट, राइट. आई की वैल्यू 10 एम्पियर गिवन है, मैंने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई. अब ये जो डी है, दिस डी इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस 2 सेंटीमीटर, सो आई नीड नॉट चेंज द यूनिट. मैं सिंपली यहाँ पे 2 लिख देता हूँ इनटू Vy. सो दिस बिकम्स 10⁻⁻⁶ Vy by 2. ये नेट EMF हो गया जो कि हमारे इस लूप में इंड्यूस हुआ होगा when it is being moved. It is important to note that again, that because of this Vx velocity there is no EMF. Because of this Vy velocity we have an EMF, and that EMF is given by this number 10⁻⁻⁶ Vy by 2. So the EMF is 10⁻⁻⁶ Vy by 2. Now there is an EMF in this loop. When you find the EMF, actually the concept of electromagnetic induction is over. Now it is simple current electricity. This loop is having some resistance 0.1 ohm. So there will be a current in the loop, and the current will be equal to EMF divided by R, or the EMF will be equal to current into R. So the current is given to be 10 microampere at this instant. The current is 10 microampere. This is current, and the resistance is 0.1 ohm. It is given that 0.1 ohm is the resistance of this entire loop. So if this is the net EMF, then EMF is equal to I into R. If you write that, you get the value of Vy. So Vy is 2 meter per second. So the y component of velocity of this loop is 2 meter per second. Now we earlier found that this velocity is actually making an angle of 30 degree with x axis. So Vy is nothing but V sine 30 degree. If this velocity is V, then V sine 30 degree is Vy, and we have found Vy. So V is equal to 4 meter per second. This is the answer, and this solves the problem. So students, if you have got conceptual clarity, that means if you are able to understand the question well, that what is being asked, there is a current, and as we move away from the current, the magnetic field is decreasing. So there is a conducting loop which is moving. So this particular segment is moving in a different magnetic field as compared to this particular segment. So motional EMF will get induced here and here, but the magnitude of EMF will not be same, because the strength of magnetic field here is higher and here it is lesser. In these two segments there will be no EMF induced because the length is parallel to velocity, and most importantly there will be no EMF because of Vx, because as the loop translates this way, there is no change in flux through the entire loop. So in that particular case, I am not saying that there will be no EMF in this arm. There will be an EMF in this arm, there will be an EMF in this arm, but the two will be equal and the net EMF will be 0. So because we have to find the EMF in the loop, so just by looking it from the angle of Faraday's law, it tells us that there is no net EMF in the loop because of Vx. So just ignore the motion in x direction. Let us move on to the second question that was asked in JEE Advanced 2023. This is a question based on electromagnetic induction, and this is, I must tell you that this is a very routine question. This kind of question has been asked earlier in IIT JEE also and many other exams. I mean, this is a very routine, very common kind of system. Let us see what they have to ask. A thin conducting rod Mn of mass 20 gram, length 25 centimeter and resistance 10 ohm is held on frictionless long perfectly conducting vertical rails. These are long conducting rails. These are frictionless, no resistance, and this red colored thing is a rod which is having a mass of 20 gram, length 25 centimeter, and resistance of that rod is 10 ohm. Now you release it from this position. This rod can glide on these two rails, right?
दोनों रेल को टच करता हुआ ही मूव करेगा। देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड। इस पिक्चर के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्चुअली में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड रेल अरेंजमेंट, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट्स आर showing the direction of magnetic field, it is outward. The rod is released from rest at time t is equal to 0 and it moves down along the rails. The rod is released and it moves along the rails. Okay. Assume air drag is negligible. Match each quantity in list 1 with appropriate value from list 2 and choose the correct option. Acceleration due to gravity is this, e raised to the power minus 1 is 0.4 and this is a match the column type question. This is list 1, this is list 2 and these are the matching options. इनमें से कोई एक आपको चुनना है। तो पहले मोटा मोटी क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, एक एक ऑप्शन नहीं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। क्या पूछा गया है? At t is equal to 0.2 second magnitude of induced EMF. At t is equal to 0.2 second magnitude of magnetic force. At t is equal to 0.2 second power dissipated and magnitude of terminal velocity. सो मोटा मोटी क्वेश्चन को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है कि रॉड को छोड़ने के 0.2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये पूछा जा रहा है, और टर्मिनल वेलोसिटी अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए प्लस एक और चीज पे आपको इस तरह के क्वेश्चन में गौर करना चाहिए। जैसे ऑप्शन पी है, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने पाया कि P is 3, दैट मीन्स 1.2 वोल्ट है, मान लीजिए 1 मिनट। इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब ये दोनों हो सकते हैं। मान ले 1 मिनट, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर मान ले आपको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो रिस्क ले लेना चाहिए। अगर एक ऑप्शन आपने पता कर लिया और उससे दिख रहा है कि 2 में से कोई एक सही होगा, तो यू टेक योर चांस। बट ठीक है, ये अभी हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो पता करते हैं हर एक बात को। 0.2 सेकंड पे क्या होगा रॉड को छोड़ने के बाद। इस 0.2 सेकंड के बाद ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो रॉड है वो किसी इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। ठीक है, मान लेते हैं भाई इसकी वेलोसिटी इस समय v है। जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कहता है इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये रॉड ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारी तरफ है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B ये पॉजिटिव टर्मिनल है, V क्रॉस B ये पॉजिटिव टर्मिनल है। दैट मीन्स ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हम ऐसा सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं, ऐसा एक अदृश्य बैटरी जैसी चीज है, ऐसा मन में सोच सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में उतना माथा मंजन करने की जरूरत नहीं है कि हम टर्मिनल को फिक्स करें, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इट हार्डली मैटर्स। पर ठीक है, दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता तो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव होता, फिर भी हमारे क्वेश्चन का आंसर वही आता जो आना चाहिए। तो इस वक्त रॉड की स्पीड v है, इस वक्त रॉड की स्पीड v है, इसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, लेंथ इज नोन, और ये मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। तो इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ है वो है BVL, ये सभी जानते हैं आप, पर हमें V तो नहीं पता है, L पता है, B पता है, पर अभी वेलोसिटी नहीं पता है कि 0.2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो कितनी गई होगी। तो दिस विल नॉट गिव यू द आंसर। द फैक्ट इज कि इस समय अगर मैं रॉड के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस का ध्यान करूं, इसके ऊपर एक वेट फोर्स तो लग ही रहा है, पर जैसे ही रॉड में ईएमएफ आ गया, एक बैटरी की प्रॉपर्टी आ गई, तो इस पूरे लूप में एक करंट दौड़ने लगा। यहां एक करंट दौड़ रहा है, ये अब एक करंट कैरिंग रॉड हो गया। ये जो रॉड है इसमें एक करंट है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी। किधर लगाएगी फोर्स, सोच के बताना। ये करंट का डायरेक्शन है इस लूप में, इस रॉड में करंट ऐसे जा रहा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है। IL क्रॉस B करंट के डायरेक्शन में लेंथ, और B कहां है, इधर नहीं, B इधर है। IL क्रॉस B, ये IL और ये B, IL क्रॉस B, द मैग्नेटिक फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर तकलीफ होती है, हालांकि नहीं तकलीफ होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीख जाते हो तुम लोग,
पर अगर तकलीफ होती है तो 2 पेन हाथ में रख लिया करो और 2 वेक्टर को ऐसे इंडिकेट करो, ये करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आराम से दूसरे हाथ से फोर्स का डायरेक्शन फिक्स कर लो। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स बोर्ड की प्लेन में है, फोर्स बोर्ड की प्लेन में है और इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो या तो अप होगा या डाउन होगा। तो सिर्फ अप और डाउन डिसाइड करने के लिए एक बार राइट हैंड फिंगर कर्ल करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, आप में से जो लोग लेंस लॉ जानते हैं उनको ऐसे इंट्यूशन से पता है कि ये फोर्स अपवर्ड ही होगा, क्योंकि ये रॉड का नीचे गिरना, नीचे की तरफ मूव करना, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह है। इस ईएमएफ के आने का कारण है रॉड का नीचे की तरफ गिरना, नीचे की तरफ जाना। और लेंस लॉ कहता है कि जो करंट इंड्यूस होता है वो हमेशा कॉज ऑफ इंडक्शन को अपोज करता है। तो कॉज ऑफ इंडक्शन को मैं यहां ऐसे भी कह सकता हूं एक लेमैन्स लैंग्वेज में, द रॉड इज मूविंग डाउन, उसको अपोज करना है। कैसे अपोज होगा? द मैग्नेटिक फोर्स हैज टू बी अपवर्ड, देयर इज नो अदर वे। तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड ही होगा, अपवर्ड ही होगा, अपवर्ड ही होगा, दिमाग लगाने का है ही नहीं। देयरफॉर द नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड इज mg minus magnetic force. So I am writing it as mg minus magnetic force. Magnetic force is current I L B. अगर इस समय करंट की वैल्यू I है तो ILB is the magnetic force and this magnetic force is upward. mg minus ILB is the net force and net force is mass times acceleration. dV by dt is acceleration. Why I am writing it like this? Obviously because this acceleration does not seem to be constant, because initially जब रॉड को छोड़ा 0 स्पीड से, रॉड ने कुछ स्पीड गेन कर लिया। स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ईएमएफ बढ़ता चला जा रहा है। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो घटेगी। कंफ्यूज हो गए? फिर से सुनो, जैसे छोड़ा था तो एक ही फोर्स था mg, एक्सेलरेशन g था, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से ईएमएफ बढ़ा, ईएमएफ बढ़ने से करंट बढ़ा, और करंट बढ़ने से ये वाला मैग्नेटिक फोर्स IL भी बढ़ा। जैसे मान लो शुरुआत में ये 10 न्यूटन था, अब ये 6 न्यूटन हो गया, तो 10 - 6 नेट डाउनवर्ड फोर्स अब 4 हो गया। डाउनवर्ड फोर्स जो 10 था वो 4 हो गया, पर अभी भी डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब अभी भी एक्सेलरेशन, अभी भी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड और बढ़ेगी तो ये फोर्स और बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा, बहुत लंबे समय के बाद शायद, पर आएगा जब ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो जाए। जब ऐसा हो गया कि ये फोर्स इसके बराबर हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसके बाद रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र आता है। रॉड एक समय के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और वो वेलोसिटी तब होगी जब ये इसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो ईएमएफ भी नहीं बदलेगा, ईएमएफ नहीं बदलेगा तो करंट भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, रॉड एक फिक्स्ड स्पीड से गिरता रहेगा। तो मैंने लिखा मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस मच। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं फटाफट ऐसे लिख देता हूं। करंट को, इस लूप में जो करंट है इस वक्त, वो किसके बराबर है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्वेश्चन के हिसाब से रेजिस्टेंस भी सिर्फ इसी रॉड में है, तो ईएमएफ की वैल्यू ये डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, ये करंट है, करंट की जगह लिखा BLB बाय आर, और यहां L और B, तो ये dV बाई dt जो है बच्चों, dV बाई dt जो है ये बन गया G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर MRV। dV बाई dt इज इक्वल टू G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर M इंटू R इंटू V। अब ये V और T में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक रिलेशन है V और T के बीच में, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें वेरिएबल सेपरेट करके तो हमें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में मिल जाएगी। तब मैं बता पाऊंगा कि 0.2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है। 0.2 सेकंड के बाद वेलोसिटी पता है तो ईएमएफ पता है, करंट पता है, सब कुछ पता है। उसके बाद ये बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे लगता है ये सारे नंबर्स इस क्वेश्चन में गिवन है, क्यों ना इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है, 4 टेस्ला, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर, लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 मीटर है, तो एल स्क्वायर 1/4 मीटर का स्क्वायर। मास दिया हुआ है 20 ग्राम 0.02 kg, ठीक, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है
10 ओम, 10 ओम। तो ये नंबर कैलकुलेट करने से ये 1 हो गया और ये 1/0.2 हो गया, दैट मीन्स ये नंबर 5 हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज 5 आई गेस। तो इसकी वैल्यू 5 हो गई, राइट, इफ आई एम राइट। सो दिस इक्वेशन कैन नाउ बी रिटन एज dv by dt, oh so sorry, I'll just use this space, dv by dt is equal to g minus, this number is 5 v. I hope I have not committed any mistake. Let me check it once again. 0.2, 1/0.2 is 5. It appears to be fine. So dv by dt is equal to this much. In fact, g की value भी 10 है. We can write it as 10. Why shy away from this? So dv upon 10 minus 5v can be written as dt. Right? Now integrate this. When time is 0, your velocity is 0. When time is t, your velocity, let us say, is v. So integration of this will be log of 10 minus 5v. Limits will be 0 to v. And in the denominator, you will get minus 5. So this is equal to t. Right? So this becomes logarithm of 10 minus 5v minus logarithm of, in place of v, if you write 0, it becomes 10. And on this side you get minus 5t, right? So this becomes logarithm of 1 minus v by 2, log a minus log b, log a upon b. If you do that, this becomes, therefore this becomes 1 minus v by 2 is equal to e raised to the power minus 5t. So v becomes 2 times 1 minus e raised to the power minus 5t. So this is the velocity at any particular time. Now the question is asking to find us velocity at t is equal to 0.2 seconds. So if I put, now not velocity, there induced EMF पूछा है, to for that I need to get the velocity. So if I put t is equal to 0.2, this becomes, यहाँ पे 0.2 रखिए, so this becomes 1 basically, e raised to the power minus 1, and e raised to the power minus 1 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 ले लो, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन. So 1.2 meter per second. So velocity of the rod after 0.2 second is 1.2 meter per second. So what is the EMF at this? EMF is BLV. B is 4 Tesla, length is 1/4 meter, 25 centimeter, and velocity is 1.2. So there is 1.2 volt. So the EMF induced is 1.2 volt. So have a careful look. At t is equal to 0.2 second, the magnitude of induced EMF is 1.2. So P matches with 3. P matches with 3. That means ये दोनों में सही बात है भाई, मैं सही सोच रहा था. ये दोनों में से कोई एक सही होगा. तो अब ये दोनों में से कोई एक सही होगा, तो या तो Q चेक कर लो या R चेक कर लो, देख लो, जो भी आसान लगता है, और आप आसानी से इस आंसर तक पहुंच जाओगे. S को क्यों चेक करें फिर? आप अगर एग्जाम हॉल में है तो S को क्यों चेक करें? अभी मैं करूंगा, बट एग्जाम हॉल में क्यों S की वैल्यू निकालने के लिए जरा भी टेंशन नहीं. हालांकि S निकालना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कहा जाएगा. ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बदल रही है, isn't it? टाइम जब इन्फिनिटी होगा, when long time after the rod has been released, ये e to the power minus infinity हो जाएगा, मतलब 1 by e to the power infinity, मतलब 0. ये नंबर 0 हो जाएगा and velocity will be 2. So after infinite time, the velocity is going to be 2. So the magnitude of terminal velocity has to be 2. So S has to match with 5, isn't it? इसलिए उन्होंने इसको कोई खास वेटेज नहीं दिया एक तरह से देखा जाए तो. अगर आपने ये इक्वेशन निकाल लिया तो टर्मिनल स्पीड तो आप बता ही दोगे यार. ऐसा सोच के उन्होंने दोनों ऑप्शन में S5 लिख दिया. ठीक है. अब जो अगला ऑप्शन है वो पूछता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो ये भी अब मुश्किल नहीं रहा. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ILB, isn't it? This is ILB.
ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा ILB। आई की जगह पे हमने लिखा BLV/R, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया B²L²V/R। तो मैग्नेटिक फोर्स को लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं B²L²V/R। तो V की वैल्यू अब आपको पता है 0.2 सेकेंड पे V की वैल्यू 1.2 है, तो यहाँ B की जगह 1.2 लिखिए, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो दैट सॉल्व्स द क्वेश्चन बेसिकली। इसके बाद पावर पूछा है, तो पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज I²R, ठीक है, या कुछ और कर सकते हो क्या, mg फोर्स का जो पावर है वही सर्किट में डिसिपेट होने वाला इलेक्ट्रिक पावर है। इस स्टेटमेंट को फिर से सुनो और जस्टिफाई करने की कोशिश करो खुद से मन में। इस क्वेश्चन में जो वेट फोर्स का पावर है, mg एक्सटर्नल फोर्स है जो वर्क कर रहा है, ये जिस रेट से वर्क कर रहा है उसी रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है। तो अगर इंस्टेंटेनियस पावर, इस वक्त का पावर पूछा जाए तो mg इंटू वी भी लिख सकते हो तुम, सही, वही आंसर आएगा। चाहे I²R निकालो, जो रेजिस्टेंस में डिसिपेट होने वाली हीट एनर्जी का रेट है, इट इज सेम एज mg इंटू वी। ग्रेविटेशनल फोर्स जिस रेट से वर्क कर रहा है, हमें कोई फ्री में बिजली थोड़ी मिल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिस रेट से वर्क कर रहा है उसी रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है, जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस में जाकर हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन I²R जो है, इट इज सेम एज mg इंटू वी। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। प्लस अगली बात, एक आखिरी बात, अगर टर्मिनल स्पीड निकालने को मुझे सिर्फ कहा गया होता तो मैं इतनी मैथमेटिक्स नहीं करता। टर्मिनल स्पीड वो स्पीड है जहां पहुंचकर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब ये मैग्नेटिक फोर्स ILB की वैल्यू ठीक mg के बराबर हो जाए। अगर ILB की वैल्यू ठीक mg के बराबर हो जाए तो टर्मिनल स्पीड आ गया। ILB का मतलब क्या है, ILB को मैं I को लिख सकता हूं BLV/R, तो इट बेसिकली बिकम्स B²L²V/R, दिस इज इक्वल टू mg। स्टूडेंट्स, जब ये होगा तो उस समय जो स्पीड है V0, ये टर्मिनल स्पीड है, इसके बाद स्पीड नहीं बदलेगी। तो सिंपली ये इक्वेशन लिखने से मुझे V0 मिल जाएगा। सभी नंबर्स गिवन है, B गिवन है, L गिवन है, R गिवन है, M गिवन है, G गिवन है, यू कैन कैलकुलेट V0। तो टर्मिनल स्पीड निकालने के लिए एक्चुअली में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे ये मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया हो कि टर्मिनल स्पीड क्या है, बताओ। टर्मिनल स्पीड फाइनल स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। जैसे जैसे ये रॉड नीचे गिर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने से ईएमएफ बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, इससे इस पे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है। ये फोर्स जब इसके बराबर हो गया उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगले सेशन में, अगले 1-2 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि JEE 2022, JEE एडवांस 2022 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म से आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप शेयरिंग द वीडियोस। गुड बाय।